मनीष और रिया दोनों की हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बाद मनीष के पिता यशपाल ने उन दोनों को एक घर गिफ्ट कर दिया जो दिखने में काफी सुंदर था, लेकिन असल में उतना ही खौफनाक। जब रिया और मनीष दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तब उनके साथ अचानक से भूतिया और खौफनाक घटनाएं घटने लगती हैं, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। एक सुबह जब रिया बालकनी में पौधों को पानी डालती है, तभी कितने सुंदर हैं ये सारे पौधे, वाकई में बहुत अच्छा घर गिफ्ट किया है पापा जी ने हम दोनों को। मैं तो इस बालकनी में और ढेर सारे सुंदर सुंदर पौधे लगाऊंगी। वो सब कर लेना, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी चाय तो दे दो बीवी साहिबा, कब से चाय का वेट कर रहा हूँ। हाँ, ला रही हूँ। अब चाय को ठीक से उबलने नहीं दूं क्या? कैसी बातें करते हो तुम भी मनीष। चाय ठीक से उबलेगी तभी तो उसमें डाले गए अदरक और इलायची का स्वाद आएगा। लेकिन जब रिया रसोई में चाय को देखने जाती है, तभी वो चाय को पूरी तरह काली हुई देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये चाय अचानक से काली कैसे हो गई? मैंने तो इसमें दूध डाला था। नहीं रिया, दूध डालने के बाद चाय का रंग बदल जाता है। लगता है तुम दूध डालना भूल गई होगी। नहीं मनीष, मेरा यकीन करो, मैंने दूध डाला था, फिर भी ये चाय काली हो गई। अब कोई बात नहीं, इस पर बहस मत करो अब, और जल्दी से चाय और टोस्ट दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है मनीष, मैं अभी इसमें और दूध डालती हूँ। रिया उस काली चाय में दूध डालकर मनीष को दे देती है। मनीष के आने के बाद जब वो दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाती है, तभी अचानक से वहाँ कुछ लोगों की डरावनी हंसी की आवाजें आने लगती हैं, और उन आवाजों से रिया उठ जाती है। ये आवाजें, ये अजीब और स्कैरी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या हो रहा है बाहर? रिया उठकर बाहर जाती है। तभी वो घर के गार्डन एरिया में एक आदमी को देखती है, जिसकी पीठ रिया की तरफ होती है। कौन है वहाँ? अरे जवाब दो, मैंने पूछा कौन है वहाँ? वो आदमी रिया की बातों का जवाब ही नहीं देता है, जिस कारण रिया बहुत घबरा जाती है। उनका घर एकदम सुनसान इलाके में होता है, इसीलिए आस पड़ोस में कोई भी नहीं होता। रिया हिम्मत जुटाते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ती है, और जब वो उसके आगे जाती है, तब वो देखती है कि उस आदमी का चेहरा ही नहीं है। ये खौफनाक दृश्य देख रिया का कलेजा कांप उठता है। रिया अपने कमरे में दौड़ती है, और तभी अचानक से वहाँ पर मनीष आ जाता है। रिया, क्या हुआ तुम्हें? रिया, इतनी कांप क्यों रही हो तुम? मनीष, वो बाहर मैंने वो क्या रिया? अभी मैंने बाहर एक आदमी देखा, जिसका कोई चेहरा ही नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह। क्या ये तुम कैसे बेसर पैर की बातें कर रही हो रिया? अरे अभी मैं आया हूँ, मुझे हमारे घर के बाहर या आसपास कोई नहीं दिखा। तुम भी ना बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखने का नतीजा यही होगा। नहीं मनीष, ये सब हॉरर मूवीज देखने का नतीजा नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे। रिया, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। हमारे सुंदर से घर को अपनी फालतू की वहमी बातों से एक खौफनाक घर मत बनाओ, समझे तुम? मैं यहाँ मेरी फाइल लेने आया था, जो मैं भूल गया था। अब इसे लेकर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन मनीष चला जाता है, और रिया अपने कमरे में ही बैठी रहती है। 2 से 3 दिनों तक उसे बहुत डर लगता है, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर वो अपने काम को करने लगती है। एक दिन, अरे ये बालकनी में मैं रोज पानी डालती हूँ, फिर भी ये फूल रोज मुरझा क्यों जाते हैं? आखिर माजरा क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मनीष ने कहा है मुझे ज्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं। अगर मैं ज्यादा सोचने लगी तो फिर कोई पखेड़ा खड़ा कर दूंगी। फूलों के मुरझाने की बात को रिया यूं ही इग्नोर कर देती है। फिर एक दिन रिया और मनीष एक काम वाली बाई को काम पर रखते हैं, जो उनके सारे काम संभालने लगती है। उसका नाम उषा होता है। उषा, चलो काम से ब्रेक ले लो, मैंने पकौड़े बनाए हैं, अब हम पकौड़े खाएंगे। लेकिन मैम साहब, मैं कैसे? अरे मैं कैसे का क्या मतलब? तुम यहाँ की काम वाली नहीं हो, तुम हमारे घर की एक सदस्य जैसी ही हो, इसलिए अब रोजाना तुम यहाँ पर हमारे साथ ही खाना खाया करोगी, समझी तुम? ठीक है मैम साहब। मैम साहब, आप और साहब बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी हो उषा, बहुत मेहनती और ईमानदार हो। एक दिन सफाई करते समय अचानक से उषा को स्टोर रूम के कमरे की अलमारी में एक स्केलेटन लटका हुआ दिखता है, और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर ये कंकाल कैसे? मैम साहब, अरे मैम साहब। अरे क्या हुआ उषा? मैम साहब, अंदर के कमरे में एक कंकाल है। क्या? हाँ साहब, मैंने अभी अपनी आँखों से देखा है। जब मनीष और रिया उस कमरे में जाते हैं, तभी वो अलमारी ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देख तीनों डर जाते हैं। ये क्या, अभी तो वो अलमारी यहीं पर थी,
ऐसे कैसे अचानक से वो गायब हो गई? मेरा विश्वास कीजिए साहब, मेम साहब। मम्मा। हाँ उषा, हाँ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ अजीब और भयानक सा हादसा हुआ था। अरे चुप रहो तुम दोनों। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब फालतू की बातें मत सोचा करो। तुम दोनों को बस वहम हो रहा है और कुछ नहीं। अरे ये सब सोचना बंद करो और थोड़ा काम पर भी ध्यान दे दो उषा। मनीष उन दोनों की बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। रिया मैम साहब, आप तो मेरे कहने पर विश्वास कर रही हो ना, मानो या ना मानो, लेकिन इस घर में कुछ है, कुछ खौफनाक है। हाँ उषा, अब मुझे भी धीरे धीरे यही लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है घर में। रिया मैम साहब, मैं एक बाबा को जानती हूँ, हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। हाँ उषा, सही कहा तुमने, हम दोनों बाबा के पास ही जाएंगे और अब बाबा ही हमारी मदद कर पाएंगे। रिया और उषा दोनों बाबा के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन अगली सुबह उषा घर पर आती ही नहीं है और ना ही रिया का फोन उठाती है। अचानक से उषा के गायब होने पर रिया बहुत घबरा जाती है। मनीष, कहाँ गई होगी उषा? तो फोन उठा रही है, ना ही आई वो। शायद कोई इमरजेंसी आई होगी, इसलिए वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही होगी और बिजी हो गई होगी। जाने दो, तुम इतना मत सोचो। हाँ मनीष, यू आर राइट। लेकिन ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं और अभी तक उषा का कोई पता नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? उषा मुझे बाबा के पास ले जाने वाली थी और उस दिन के बाद से वो खुद ही गायब हो गई। मेरे पास केवल उसका फोन नंबर है, मैं तो ये तक नहीं जानती कि वो रहती कहाँ है। अच्छा, तो तुम उस काम वाली उषा के साथ किसी बाबा के पास जाने वाली थी? वाह वाह, क्या बात है। रिया, मुझसे पूछे अब तुम ये सब कारनामे करने लगी हो? ग्रेट। नहीं मनीष, ऐसी बात नहीं है। वो उषा ने, उसने ही मुझे बताया था कि कहीं कोई बाबा है जो हमारे घर में रह रहे भूत से हमें छुटकारा दिलाएंगे, है ना रिया? अरे चुप रहो तुम रिया, तुम ना अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। ये भूत प्रेल चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल बनो लाइफ में। घर में रह रहकर तुम्हारा दिमाग और खराब होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कोई जॉब या कोई काम शुरू कर दो, कम से कम उसमें बिजी तो रहोगी और इन सब फालतू की बातों को सोचोगी भी नहीं। और अब नई काम वाली ढूंढो। मुझे नहीं लगता कि वो उषा आएगी, वो अपने पैसे लेकर चली गई। अगली काम वाली को पैसे ही मत देना, महीने के अंत में ही देना। हम इस एरिया में नए हैं और हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते अभी। हाँ मनीष, मैं यही करूंगी अब। मुझे लगा नहीं था कि उषा मुझे इस तरह धोखा देगी। अब थोड़े दिन बाद अमावस की रात आती है। उस रात मनीष थक हार कर घर आता है। तभी रिया, वो मेरा पुराना संदूक है, मुझे उस संदूक में रखे कुछ जरूरी कागज चाहिए। मनीष, शिफ्टिंग करते समय शायद हमने उस संदूक को स्टोर रूम में ही रखा था। तुम एक बार स्टोर रूम में चेक करो ना जाकर। मनीष स्टोर रूम में जाकर चेक करता है। तभी उसे वहाँ पर फर्श में से एक आईना निकलते हुए दिखता है और ये डरावना दृश्य देखकर वो एकदम से चकित रह जाता है। ये क्या? ये फर्श में से आईना कैसे निकल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? बहुत फालतू की बातें लगती है ना तुम्हें। भूत प्रेत चुड़ैल ये सब नहीं होते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि हम तो सच में होते हैं। और अब मैं तुम्हें हमारी दुनिया में ले जाऊंगा। क्या? हाँ, ये जगह जहां तुम्हारा घर बना है, ये कई सालों पहले एक कब्रिस्तान था और इसकी जमीन के नीचे कई सारी काली शक्तियों का वास है। लेकिन वो आईने का भूत मनीष को माफ नहीं करता और वो उसे अपने पास खींचकर आईने में कैद कर देता है। बहुत देर तक मनीष के बाहर ना आने के कारण रिया स्टोर रूम में आती है। तभी वो मनीष को आईने में कैद देखकर चौंक जाती है। मनीष, ये तुम इस आईने में कैसे कैद हो गए हो? रिया, मैं इस आईने में कैद भूतिया दुनिया में हूँ। हमारा घर जिस जमीन पर बना है वो कई सालों पहले एक कब्रिस्तान था। मुझे इन भूतों ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। मुझे बचा लो रिया, इन्होंने ही बेचारी उषा को मारा है, क्योंकि वो तुम्हें बाबा के पास ले जा रही थी। मुझे तुम्हारी और उषा की बातों पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी मनीष, तुम चिंता मत करो। हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, मैं वहाँ से गंगा जल लाती हूँ। रिया घर के बाहर कदम रखने ही जा रही होती है कि तभी अचानक से जमीन से एक हाथ निकलता है और वो रिया के पैर पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। संकट मोचक हनुमान की जय, संकट मोचक हनुमान की जय। हनुमान जी का नाम लेने से ही वो हाथ जल जाता है और रिया सही समय पर गंगा जल लाकर घर के चारों तरफ छिड़कती है, जिसके बाद उस घर को जकड़ी हुई सारी काली शक्तियां
भस्म हो जाती हैं और मनीष भी उस भूतिया आईने से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो दोनों उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं।